नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है एक खास वीडियो के लिए। 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। उस समय मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास उस समय के, जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सीपीसी का, जो मैंने 2018 दिसंबर से लेके 2019 में पढ़ाया था। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हमें लगा कि जब ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रह सकता है। अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ एक दो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सीरीज है, चलती रहेगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठो अपने सब बैरक लेके जरूर बैठना। आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। पढ़ने जा रहे सीपीसी का पार्ट नंबर 2। तो हमने प्रीलिमिनरी किया था और हमने पार्ट नंबर 1 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 कहता है एग्जीक्यूशन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। एग्जीक्यूशन के लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं, जो चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं। क्योंकि जब इस एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एग्जीक्यूशन क्यों आया, तो क्योंकि कल हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 33 और सेक्शन नंबर 33 कहता है जजमेंट एंड डिक्री। जब जजमेंट और डिक्री आपको दे दी गई तो अब समय आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन के अंदर हम लिखते हैं ऑर्डर नंबर 21 और रूल नंबर आता है उसके पास 106। क्या आता है रूल 106। तो यहाँ पे आता है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, सेक्शन में 36 to 37। डिवाइड किया हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कौन करेगा, कौन सा कोर्ट करेगा। तो नंबर 1 हमने लगाया जनरल। क्या बताया? जनरल प्रोविजन। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 36 to 37 जनरल प्रोविजन आ गए कि ये एग्जीक्यूशन किस पे अप्लाई होगा। तो सेक्शन 36 कहता है ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर और डिक्री दोनों का किया जा सकता है। तो ये आपका प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है कि इनमें से एग्जीक्यूशन किसका हो सकता है। तो याद रखा, एग्जीक्यूशन डिक्री का भी हो सकता है और एग्जीक्यूशन ऑर्डर का भी हो सकता है। अब आता है अपने पास डिक्री और ऑर्डर। जब डिक्री और ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिखेंगे कि डिक्री कहाँ दी गई है। तो सेक्शन नंबर 36 के अंदर देखिए आपके पास दोनों वर्ड लिखे हैं, डिक्री ऑर्डर। जब डिक्री वर्ड आया तो आ जाएगा अपने पास 2 का 2 और जब ऑर्डर आया तो 2 का 14। ये आपको रिकॉल के लिए है कि डिक्री ऑर्डर कहाँ पढ़ते हैं, तो 2 के 2 में और 2 के 14 में पढ़ते हैं। देन आता है सेक्शन में 37। सेक्शन में 37 जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बार समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहता है उसकी लैंग्वेज। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, हमें घुमा फिरा के कोई चीज़ नहीं समझनी है। जब कोई चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है हमें डायरेक्ट उसको याद करना है। तो कहता कौन सा कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन करवाएगा। मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट की डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन कराने वाले कोर्ट में नंबर 1 कहता है ऐसा कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है और अपीले में डिसीजन दे रहा है तो भी माना जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट है। बिकॉज क्योंकि आपकी जो डिक्री थी वो फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में आई, देन आप अपील कोर्ट में चले गए। तो अपील कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन देता है जिसका एग्जीक्यूशन कराना है तब भी क्या डीम्ड किया जाएगा, सभी फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट है। क्योंकि अपीलेट कोर्ट जो है फर्स्ट स्टेट कोर्ट जो है उसके बिहाफ पर काम करता है। नंबर 20 में एक प्रोविजन लिखा, नंबर बी कहता है कि मान लीजिए सेकंड कौन हो सकता है। तो कहता है कि पहले उसके पास कॉम्पिटेंसी थी बट आज वो नहीं बचा या किसी वजह से आज उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसकी जगह पर काम करने वाला जो कोर्ट है वो भी क्या माना जाएगा आपका, वो भी आपका डिग्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट माना जाएगा और डिग्री को पास करने वाला कोर्ट माना जाएगा। तो ज़्यादा घुमा फिरा के यहाँ पे कोई सवाल था ही नहीं, सिंपल सी 2 बातें की। पहला अपीलेट कोर्ट में जाते हो तब भी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट माना जाएगा और सेकंड वन कहता है कि अगर पहले वो एग्जिस्टेंस में था लेकिन आज किसी कारण से एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल कोजेस कोर्ट। राजस्थान के अंदर स्मॉल कोजेस कोर्ट नहीं है बट पहले कभी हुआ करते थे मान लीजिए, तो उसकी प्रोसीडिंग कहाँ चली जाएगी, जिस कोर्ट के पास चली जाएगी माना जाएगा वही आपका फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट है। तो 36 और 37 आपके क्लियर। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 38। अब आता है अगला जो नंबर 2 में हम डिवाइड करेंगे, कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। फिर से आपका प्री का क्वेश्चन है कि कौन सा कोर्ट है जो डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो आता है आपके पास जिसने डिग्री पास की वो भी करा सकता है और जिसको डिग्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा वो भी करा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका बन जाता है सेक्शन नंबर 38 से। तो ये आ गया आपके पास सेक्शन नंबर 38।
कौन सा कोर्ट डिग्री करा सकता है, तो सब दोनों ही करवा सकते हैं। देन आता है सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरजेएसमेन का क्वेश्चन है आपका। अब ये कहता है कि जो डिग्री पास एग्जीक्यूट कराएगा उस कोर्ट की क्या क्या पार है। ये पार हम सबको याद होनी चाहिए कि क्या क्या वो काम कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 39 आपको कहता है कि डिग्री के एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपके पास डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे पहले क्या आता है कि क्या डिग्री ट्रांसफर की जा सकती है। यस, डिग्री ट्रांसफर कब की जाएगी, तो 39 का नंबर 1 कहता है कि पार्टी के एप्लीकेशन लगाने पर। क्या कहता है, अंडरलाइन कीजिए, पार्टी के एप्लीकेशन लगाने पर। क्या किसी डिग्री को पास करवा, डिग्री के एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर कराना है तो कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है। बोला यस, कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है। तो यहाँ से आपका 39 के लिए प्री का क्वेश्चन आता है कि डिग्री को ट्रांसफर कराने के लिए कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, तो पार्टीज लगा सकती है, और पार्टी में भी कौन, डिग्री होल्डर, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसको कराना, डिग्री होल्डर। लेकिन कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैटर को ट्रांसफर कराना है तो कौन कराएगा, वहाँ था डिफेंडेंट। और डिग्री के एग्जीक्यूशन को करवाना है तो डिग्री होल्डर, क्योंकि एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, डिग्री होल्डर कराएगा। देन आता है इसी का अगला प्रोविजन कहता है सबसेक्शन कि कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है। तो ये आपके प्री का सवाल क्लियर होता है कि कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है, और साथ ही साथ जो है क्या कराया जा सकता है, तो बोला साथ ही साथ आप दोनों कर सकते हैं। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 39 में एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि ट्रांसफर किसको किया जाएगा, तो बोला कॉम्पिटेंट कोर्ट को किया जाएगा, जिसके पास जुडिक्शन है। और लास्ट सब क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन अगर जोधपुर के कोर्ट को पाली में करवाना है तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ, वहां पाली वाला कोर्ट जो है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये चला गया वहां पे, तो यहाँ पर काम कौन करेगा। तो इसी क्लोज 4 का मीनिंग ये निकलता है कि आप एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो 36 कहता है किस पर एग्जीक्यूशन अप्लाई होगा। 37 कहता है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। 38 कहता है एग्जीक्यूशन किसका कराया जा सकता है, और 39 कहता है ट्रांसफर कैसा हो सकता है। देन आता 40, आता है आपके पास सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 कहता है आउट ऑफ स्टेट, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ स्टेट। अब बात आती है आपके पास आउट ऑफ स्टेट की। तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ चीजें आउट ऑफ स्टेट भेजी थी, अगर आप लोगों को रिमेंबर हो तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ चीजें जो है आउट ऑफ स्टेट भेजी थी। कौन सी चीजें भेजी थी, तो याद कीजिए, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 कहता है कि आउट ऑफ स्टेट में समन को कराना था। तो सबसे पहले था 40 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 28। वो इसलिए लिखना है अपने रिकॉल के लिए, किसके लिए लिखना है, खुद की रिकॉलिंग के लिए, ताकि हमें याद रहेगा कि अब तक आउट ऑफ स्टेट के हमने कौन कौन से प्रोविजन पढ़े हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन नंबर 28। सेकेंड आता है आउट ऑफ स्टेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोर्ट को भेज दीजिए। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना हो चाहे समन को करवाना हो, आउट ऑफ स्टेट की जब बात आएगी तो कभी भी हाई कोर्ट को नहीं भेजा जाएगा। तो किसको भेजेंगे, वहां के कॉम्पिटेंट कोर्ट जो आपके सिमिलर कोर्ट है वो उसका एग्जीक्यूशन करा देगा। आ गए अपने पास 40, तो 41 कहता है, क्या कहता है सेक्शन 41 कहता है कि जब आप आउट ऑफ स्टेट में भेज दोगे तो 41 कहता है सर्टिफाइड करना। क्या करना, सर्टिफाइड, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे एक सर्टिफाइड वर्ड लिखा है, सर्टिफिकेट बना के भेजना। आउट ऑफ स्टेट अगर एग्जीक्यूशन करा देता है तो वेल एंड गुड, वो उसकी रिपोर्ट भेज देगा। इन द केस वो एग्जीक्यूशन नहीं करा पाता है तो वो एक सर्टिफिकेट भेजेगा कि साहब ये रीजन रहा, इसीलिए हम इसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाए। तो क्या था 39, 36 क्या था, किस पे अप्लाई होगा। 37 क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है। 38 कहता है कौन करवा सकता है। 39 कहता है ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। 40 कहता है आउट ऑफ स्टेट में कैसे होगा, और 41 कहता है आपको सर्टिफाइड करने भेजना होगा। 42 आरजेएसमेन का 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और 42 कहता है आपका सेक्शन 42 क्या कहता है, ट्रांसफरी कोर्ट की पार। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरी कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता है। आपके सामने एक सवाल आता है कि क्या जिसको हमने डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर की, वो ट्रांसफरी कोर्ट फिर से एग्जीक्यूशन के लिए उसको आगे किसी जुडिक्शन के लिए ट्रांसफर कर सकता है। मेरा क्वेश्चन आया आपके सामने कि मैंने आपको एक डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी, समन का आंसर एकदम सही है आपका, कृष्ण कामिनी जी आपका आंसर सही था। हाँ, फिर से सवाल मेरा सुनिए, मैंने जो है जोधपुर कोर्ट ने पाली कोर्ट को डिग्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफरी कोर्ट आ गया, ठीक है, ऐसा करवा दी। क्या ये ट्रांसफरी कोर्ट भी
अगर उसको लगता है मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है तो वो उसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। घनश्याम जी आपका आंसर गलत है और मनीष शर्मा जी आपका आंसर सही है। एसके जी आपका आंसर सही है। शर्मा जी आपका आंसर भी सही है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आपका फिर से प्री का क्वेश्चन है। ट्रांसफर कोड के पास जो सारे पार है, क्योंकि यहाँ पे सबसेक्शन 1 यही कहता है, 42 का सबसेक्शन 1 सबसे पहले यही कहता है आपको कि उसके पास वो सारी पार होगी जो कि डिग्री को पारित करने वाले कोर्ट के पास होती है। मीनिंग ऑफ वो उसको अगर वो एग्जीक्यूशन में अगर रोड़े अटकाता है तो उसको पनिश कर सकता है, उसको अरेस्ट करवा सकता है, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है। साथ ही साथ सबसेक्शन 2 कहता है ये क्या क्या कर सकता है। तो पहली बात ये कहता है, अंडरलाइन कीजिए, सेक्शन 39 में ये फर्दर ट्रांसफर करा सकता है। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ट्रांसफर कराया जा सकता है। रिंकू जी आपका आंसर भी सही है। तो नंबर 1 कहता है कि वो ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 2 आता है और क्या कर सकते हैं। तो नंबर 2 के अंदर 3 बातें थी। तो पहला आता है सेक्शन नंबर 39। नंबर 2 में आपके पास 3 बातें थी, सेक्शन नंबर 39। और क्या कर सकता है सेक्शन नंबर 50 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और क्या कर सकता है अटैचमेंट भी करवा सकता है। और अटैचमेंट करके क्या कर सकता है सेल कर सकता है। तो देखिए आपके पास क्या क्या गए। सबसेक्शन 1 कहता है सेम वही पार होगी जो ट्रांसफरी कोर्ट की है। सबसेक्शन 2 कहता है 3 काम कर सकते हैं। सेक्शन 39 फिर से ट्रांसफर कर सकता है, सेक्शन 50 रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, और सेक्शन सी कहता है आपका अटैचमेंट करा के सेल किया जा सकता है। तो ये था आपका सबसेक्शन नंबर 2। देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि जैसे ही आप डिक्री एग्जीक्यूट करवा लेते हैं तो उसकी एक कॉपी क्या करनी पड़ेगी, उसकी कॉपी जो है आपको वापस भेजनी पड़ेगी। तो कॉपी दी जा सकती है। सबसेक्शन 4 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसफरी कोर्ट क्या नहीं कर सकता, क्या कहा मैंने सबसेक्शन 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेक्शन 42(2) आंसर देता है। क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये आपके आरजेएस का क्वेश्चन है। बोला ये नहीं कर सकता 2 बातें। पहली, ये डिक्री होल्डर की कही हुई बात के अनुसार काम नहीं करेगा, जो कहता है वो नहीं करेगा, अपने माइंड को अप्लाई करेगा। और नंबर 2, ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 50 के सब रूल नंबर 1 के ए और बी में जो प्रोसीडिंग दी गई फर्म के अगेंस्ट, फर्म के मैटर में जो एग्जीक्यूशन कराना होता है वो पार इसके पास नहीं है। तो क्या बना 42 का आंसर क्वेश्चन। 42 में ट्रांसफरी कोर्ट की क्या क्या पार है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसलिए आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो 36 में पढ़ा आपने किस पे अप्लाई होता है। 37 कहता है आपका डेफिनेशन क्या है। 38 कहता है किसका एग्जीक्यूशन, कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूशन कराएगा। 39 कहता है ट्रांसफरी कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर करना। 40 कहता आउट ऑफ स्टेट। 41 कहता सर्टिफिकेट और 42 कहता पार। अब हम पढ़ेंगे 43 और 44 को एक साथ याद करना होता है। क्या कहा मैंने, 44 और 43 को एक साथ याद करना होता है। मैं यहां लिख देती हूँ ना। आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 43 में। 43 कहता है ऐसा कोई एरिया, ऐसी कोई टेरिटरी जहां पर सिविल कोर्ट अप्लाई नहीं होता है, वहां एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो मुझे बताइए कि हमने कहाँ पढ़ा था कि सिविल कोड अप्लाई नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1 में। और सेक्शन नंबर 1 कहता है कि सिविल कोड कहाँ अप्लाई नहीं होता है, कि साहब ये नहीं अप्लाई होता JNK में। और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो बोलता है ये अप्लाई नहीं होता है नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में। तो वहां पर कैसे किया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे करवाएगी। अब आता है वहां पे हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम तो खुद तो जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसको भेजना पड़ेगा और वहां का कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगा। 44 कहता है जहां पर रेवेन्यू कोर्ट का किसी मैटर को एग्जीक्यूट कराना है और वहां रेवेन्यू कोर्ट अप्लाई नहीं होता है। रेवेन्यू कोर्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है, वही JNK में अप्लाई नहीं होता है। फिर प्रोसीडिंग क्या होगी, तो वहां के कोर्ट को हमें उसको प्रोसीडिंग कराने के लिए भेजना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम के नहीं है, बट मेजर एक्ट है, इसलिए हमें टाइटल्स पता होने चाहिए। देन आता है 44 के साथ अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कौन सा सेक्शन लिखो CPC का। 44 के साथ अगर आप रिकॉल करना चाहता है तो आप मुझे बताइए मैं कौन सा सेक्शन लिखूं CPC का। तो मैं रेवेन्यू आ गया, तो रेवेन्यू आते ही मैं क्या लिख दूंगी, आइए हम लिखते हैं सेक्शन नंबर 5 हुआ रिकॉल। सेक्शन में 5 भी कहता है रेवेन्यू कोर्ट और ये भी कहता है रेवेन्यू कोर्ट। तो जहां कहीं ऐसे दिखते हैं ना रिकॉल कर लो, उससे एक फायदा होता है कि हमारे कई साथी हैं, हो सकता है पढ़ने का टेक्निक अपना अपना अलग हो, तो वो लोग रिकॉल नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि CPC पढ़ा था उन्होंने जनवरी में, वापस खोला ही नहीं एग्जाम तक। तो ये इसकी वजह से कहीं स्टूडेंट को लॉस होता है।
तो हम लोगों का एक ही मोटो रहता है, रिवीजन 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 रिवीजन, और वो हमें हर रोज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है सेक्शन 5। देन आता है आपके पास 44A। 44A अच्छी बात बताता है आपको, और वो कहता है सेक्शन 44A रेसिप्रोकल क्या बात करता है, रेसिप्रोकल की बात करता है, रेसिप्रोकल में कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपके पास आता है रेसिप्रोकल होता है क्या भाई, रेसिप्रोकल टेरिटरी क्या है। तो आते हैं हम सीआरपीसी की तरफ, और सीआरपीसी में एक प्रोविजन पड़ता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। याद कीजिए सीआरपीसी में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स क्यों पढ़ते हैं और कहां पढ़ते हैं। सेम वही बात, क्रिमिनल मैटर में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स है, तो वही सिविल मैटर में रेसिप्रोकल टेरिटरी है। आप में से आंसर देना चाहेंगे मुकेश जी, सेक्शन 5 आपका आंसर सही है। मनन माहेश्वरी जी, आपका आंसर भी सेक्शन नंबर 5 एकदम सही है। देन आता है ओके, काफी लोगों के आंसर सही है आपके। हम बात करें 44A की, तो हम इसको देखो, ये भी ए है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आएगा आपका सीआरपीसी का। ये भी ए है और वहां पर भी कोई ए ही है। कौन सा ए वहां पर, तो बोला वहां पर 7A है, चैप्टर नंबर 7A ऑफ सीआरपीसी। अब आता है चैप्टर नंबर 7A ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन कहां से कहां तक है, 171A से आई तक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेजर एक्ट है हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रेसिप्रोकल से क्या समझते हैं। तो इन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन नंबर 1, कौन कहता है इसका 44 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 निकालिए। कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ ने नहीं, तो आज देख लीजिए। वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है ऐसा कोई टेरिटरी जो आउट ऑफ इंडिया में और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेसिप्रोकल टेरिटरी जो है डिक्लेयर किया गया है। कोई टेंशन नहीं थी, समझने की कोई झंझट ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग जलाते हैं ये क्या होता है क्या, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो इस एक्सप्लेनेशन को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है हमारे पास इसमें कुछ बातें, 3 पॉइंट। पहला आता है कौन कराएगा साहब, कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराएगा। कौन कराएगा, कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराएगा। सेकंड कहता है कि मैटर अगर सीनियर सिविल कोर्ट का है तो उसके द्वारा जो कुछ भेजा गया है वो न अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो बोला रेसिप्रोकल टेरिटरी में जब भी कोई आपको करवाना है और जो मैटर सीनियर सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया है और एग्जीक्यूशन कराया गया है, तो उसके द्वारा की गई एग्जीक्यूशन अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगी। अंडरलाइन कीजिए, अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगी। अब कंक्लूसिव प्रूफ का पहला हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा, सेक्शन नंबर 13, जहां हमने पढ़ा फॉरेन जजमेंट की बात की। तो ये भी आउट ऑफ की बात कर रहा है, तो हो गया वहां भी कंक्लूसिव प्रूफ और यहाँ पर भी कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, और थर्ड वन कहता है कि जब आप रेसिप्रोकल के अंदर इस तरह से एग्जीक्यूशन कराने जाने हैं तो सेक्शन 47 अप्लाई होगा। अब ये सेक्शन 47 क्या है, तो बोला सेक्शन 47 कहता है क्वेश्चन को डिटरमाइन करना। जब भी एग्जीक्यूशन कराने जाओगे आपके सामने जो भी बातें आएंगी, जो भी हर्डल्स आएंगे, उनका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उन चीजों को कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से नहीं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47। तो हमने क्या देखा, 44A क्लियर। अब आपको 44A को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन आता है हमारे पास 45। अब सब आ गए तो 45 कहता मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं फॉरेन हूं और मेरे बिना काम कर सकते हैं नहीं। हम सबकी इच्छा है एक बार फॉरेन तो जाना ही है, तो बच्चे विदेश तो जाना ही है। तो विदेश के अंदर कैसे कराया जा सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कराएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं सेक्शन नंबर 45, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है आउट ऑफ स्टेट में। इससे पहले हमने और कौन सा सेक्शन पढ़ा जिसके अंदर हम आउट ऑफ स्टेट गए थे और वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके गई, क्योंकि हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते। तो आपके पास फिर से क्वेश्चन था 105A से स्टार्ट है। हाँ, सही बोला आपने, 105A से स्टार्ट है। मैंने लिख दिया आईपीसी का सेक्शन, सही कह रहे आप, 105A से L तक। सॉरी थैंक यू गणपत जी, आपने इसको ठीक कराने के लिए। गोपाल नरपत जी थैंक यू आपका, ताकि सबका सही हो जाएगा। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, फिर से वापस यहाँ आ जाते। इससे पहले हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा जो आपको फॉरेन की बात करता है, विदेश की बात करता है। तो आते हैं सेक्शन नंबर 29। सही जवाब है रिंकू जी आपका 29। खुशबू जी आपका भी सही जवाब है 29। तो हम किसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे, सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29। तो आगे हमारे पास 2 फॉरेन हो गए, अभी भी देखा हमने 2 जगह फॉरेन पढ़ लिया। अब आता है सेक्शन नंबर 46, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने टॉपिक उठाया जो बताता है कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड।
कहाँ से कहाँ तक 38 से 46, तो आता है हमारे 46 आरजीएस प्री का क्वेश्चन है, आरजीएस मेन का क्वेश्चन है। आज ही आप याद करके रख लीजिएगा और इसको बोलते हैं प्रेसिप्ट्स। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने लायक है जो प्री के लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। 3 बातें समझते। पहला, आपको अगर प्रिसिप्ट भिजवाना है तो कौन एप्लीकेशन लगाएगा, और प्रिसिप्ट कब भिजवाई जाती है, कहाँ भिजवाई जाती है, और वो कितने दिन में एग्जिस्टेंस में रहती है। 4 क्वेश्चन। सबसे पहला, डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा। कब लगाएगा? जब डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रॉपर्टी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है कि डिक्री पारित करने वाले कोर्ट का वहां पर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो उससे कहेगा कि करवानी है। किस केस में? प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराना है, तो यहाँ गांठ बांध लेना, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के पर्पज से, क्योंकि हमें वहां से पैसे लेने हैं। पोजीशन है तो नॉर्मली हम कहते हैं सेक्शन 38 अप्लाई हो जाएगा कि साहब डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है, कि ये कोर्ट भी करा सकता है, वो कोर्ट भी करा सकता है। पर यहां पर जब कभी भी डिग्री होल्डर के फेवर में डिग्री आती है जहां उसको देना है मनी की रिकवरी कैसे होगी कि साहब एक प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करके और सेल करके रिकवर किया जाएगा। अब जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है वो प्रॉपर्टी है कहां, तो बोला साहब वो प्रॉपर्टी आउट ऑफ जुरिडिक्शन में है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है एग्जीक्यूशन के पर्पस के लिए, वो उस जुरिडिक्शन वाले कोर्ट को एक आज्ञा पत्र भेजेगा और उससे कहेगा कि इस आज्ञा पत्र में जिस प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है उसी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कराया जाए। अंडरलाइन कीजिए, जिस प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है उसी का एग्जीक्यूशन कराया जाए। ये ऑर्डर जो आज यहां से पारित हुआ, उस ऑर्डर को कितने दिन के अंदर एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा? तो बोला 2 मंथ तक। कितने? अंडरलाइन कीजिए, 2 मंथ तक। क्या इस 2 मंथ को बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया जा सकता है तो कौन बढ़ा सकता है? ए, हाई कोर्ट, बी, डीजे कोर्ट, सी, डिग्री पारित करने वाले कोर्ट, डी, डिग्री का एग्जीक्यूट कराने वाले कोर्ट के द्वारा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सेक्शन नंबर 46 प्रिसिप्ट्स में अगर आपके पास दिया गया 2 मंथ को बढ़ाना है तो 2 महीने का ये समय कौन बढ़ा सकता है? तो बोला ये महीना टाइम जो बढ़ा सकता है, ए, हाई कोर्ट, बी, डीजे कोर्ट, सी, डिक्री को पारित करने वाला कोर्ट, और डी, डिक्री को एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट। तो इसका आंसर होगा सी। एकदम से आंसर है आपका नरवत जी, इसका आंसर सी है। 2 महीने से आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते तो क्लियर हो गया। ये एडजस्टमेंट का सवाल है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने टॉपिक लिया जनरल, और जनरल में हमने देखा सेक्शन नंबर 36 एंड 37। देन हमने दूसरा टॉपिक लिया, कौन सा क्या कहता है दूसरा टॉपिक आपका, और वो कहता है कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, तो कहता है 38 से 46। 38 कहता है आपको कि कौन सा कोर्ट डिक्री पारित एग्जीक्यूट करा सकता है? बोला बोथ कोर्ट, जिसने डिक्री पारित की और जिसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजी। 39 कहता है ट्रांसफर की जा सकती है। 40 कहता है आउट ऑफ स्टेट में, और 41 कहता है सर्टिफिकेट देना है आपको। 42 कहता है ट्रांसफरी कोर्ट की क्या पार होगी, तो 43 कहता है जहां सिविल कोर्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, और 44 कहता है जहां रेवेन्यू कोर्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। देन आता है एक्सटेंड नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। 44 एक कहता है रेसिप्रोकल टेरिटरी में कैसे करेंगे, और 45 कहता है फॉरेन में कैसे करेंगे, और 46 कहता है प्रेसिप्ट भिजवा दीजिए। तो यहां तक हमारा दूसरा टॉपिक होता है खत्म। अब आता है हमारे पास नंबर 3, और नंबर 3 कहता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा करना पड़ेगा। सेक्शन 47 एडजस्टमेंट का 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर हमें 3 क्वेश्चन बनाने, कौन से प्रश्नों को किया जाएगा, कौन से प्रश्नों को नहीं किया जाएगा, और किन मुद्दों पर बात उठेगी। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, सी इज आंसर। तो हमारे पास आता है 47, और 47 के बाद आपके पास आता है 3 क्वेश्चन। तो 47 के पास जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि किन क्वेश्चन का डिटरमाइन किया जा सकता है, और फॉर पर्पज ऑफ डिक्री का डिस्चार्ज करने के लिए, डिक्री का उन्मोचन कराने के लिए, और डिक्री की तुष्टि कराने के लिए। तो सबसे पहला नंबर 1 आता है जब डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने जाते हो जिस पर्सन के अगेंस्ट, वो है तो वेरी गुड, वो नहीं है किसी और के अगेंस्ट करानी है तो पहले ही पता करना पड़ेगा कि क्या वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, वो उसका विधिक प्रतिनिधि है या नहीं है।
विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए जोधपुर के कोर्ट ने डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए पाली भेज दिया। पाली वाला कोर्ट जाता है कि साहब ए नामक व्यक्ति के खिलाफ डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने। वहां गए, ए तो था ही नहीं, बी था। बी कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि हमें क्या पता थी प्रॉपर्टी ए की है। तो बी कहता है कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो कोर्ट पूछेगी आप कौन है, कि साहब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन सा कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, और अगर है तो क्या उसके अगेंस्ट डिक्री का एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है या नहीं। ए जिसने डिक्री को पास किया, बी जिसने डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने गया, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ द अबव। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है कि कोई पर्सन ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो उस कंडीशन में कौन जो है क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा। ए जिसने डिग्री पास की, बी जो डिग्री का एग्जीक्यूशन कराने गया, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि उसके पहले वाले के पास तो भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 2 आता है आपके पास, और क्या कि डिक्री जो एग्जीक्यूशन के लिए है वो एग्जीक्यूशन लायक है या नहीं। तो दूसरा सवाल क्या आता है कि वो इस क्वेश्चन का भी डिटरमाइन करेगा कि क्या वो डिक्री जो है निष्पादन योग्य है या नहीं है। और तीसरा ही देखेगा कि क्या उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और सेल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 60। और सेक्शन नंबर 60 कहता है कि हर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता, और जब हर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता है तो हर प्रॉपर्टी का सेल भी नहीं किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो उसको क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा। अब आता है इसी का सेकंड क्वेश्चन, किन क्वेश्चन को डिटरमाइन डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने वाला कोर्ट नहीं कर सकता। वो कौन से प्रश्न हैं जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला कोर्ट नहीं कर सकता। तो नंबर 1 कि उस डिक्री को पास करने में कोई फ्रॉड हुआ है या कोई कॉलिजन हुआ है। अगर फ्रॉड और कॉलिजन हुआ है तो डिक्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट उसका डिटरमाइन नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा, तो बोला जिसने डिक्री पास की है वो उसके क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा। तो पहला आप लिख लीजिए, हाँ आप सबके आंसर सही है, इसका आंसर बी होगा। डिक्री इसका आंसर बी, हाँ डिक्री को एग्जीक्यूट कराने वाला कोर्ट, आप सबके आंसर सही है। तो नंबर 1 में आ जाएगा आपका कपट और फ्रॉड। नंबर 2 में लिखिए आप कि क्या जुरिडिक्शन है या नहीं। जुरिडिक्शन है या नहीं इसको भी डिटरमाइन कौन करेगा, तो बोला जिसने डिग्री पास की वो ही उसको डिटरमाइन करेगा कि इसका जुरिडिक्शन है या नहीं है। तीसरा नंबर लिखिए आप लोग, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो डिग्री जो थी वो नल एंड नलिटी वाली है, उसके अदर देन किसी भी क्वेश्चन का डिटरमाइन वो नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, किन किन मैटर का क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकता है, किन किन का नहीं। 47 पता होना चाहिए, क्योंकि आप कई सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बार बार आएगा अकॉर्डिंग टू 47, अकॉर्डिंग टू 47। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 44A, और 44A का सबसेक्शन नंबर 3 भी यही कहता है कि जब डिग्री को एग्जीक्यूट कराने जाओगे तो क्वेश्चन जो भी आएगा उन क्वेश्चन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 47। मेरा सवाल था अमित जी कि सेक्शन नंबर 47 में 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। पहला, कौन से क्वेश्चन जो है डिक्री एग्जीक्यूट कराने वाला कोर्ट डिटरमाइन करेगा, और कौन से क्वेश्चन हैं जो डिक्री को एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट डिटरमाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो आता है निम्नलिखित 3 क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा। पहला कि क्या वो डिक्री एग्जीक्यूशनेबल है या नहीं। नंबर 2 कहता है क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। और नंबर 3 क्या उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, नहीं। क्लियर। देन आता है आपके पास दूसरा, ये प्रोविजन डायरेक्ट में नहीं है, ये चीजें बाहर से केस लॉ से निकल के आई, और जब पूरा लॉ पढ़ेंगे तो ये फ्रॉड और आपके सामने आएंगे। हाँ, कुछ चीजें डायरेक्ट में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ही दे रही थी, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर ये नहीं लिखा, डायरेक्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो कब किया जा सकता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन आया, कब नहीं किया जाएगा। तो पहला मैंने आपको बताया, जब फ्रॉड एंड कॉलिजन हुआ उसका डिटरमाइन आप नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, जिसने डिग्री पास की। सेकंड मैंने बताया कि क्या उसका जुरिडिक्शन है यानी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका क्वेश्चन का डिटरमाइन भी आप नहीं करेंगे, वो कोर्ट करेगा जहां से वो आया है। और नंबर 3 कहता है कि डिग्री की वैधता से संबंधित, कि डिग्री जो है कि वैलिड है या नहीं, ये आपको नहीं करना है, ये कौन करेगा, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपको लिखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 2 उसमें ओमिट है, वो अलग चीजें थी। देन आता है कि निष्पादक न्यायालय कब डिक्री की वैधता की जांच कर सकते हैं।
तो उन्होंने कहा जब डिग्री शून्य हो, और दूसरी जब डिग्री अस्पष्ट और संदिग्ध हो। अब तीसरा सवाल है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कब कह सकता है डिग्री, तो पहले देखना पड़ेगा कि डिग्री वॉइड तो नहीं है। अगर डिग्री वॉइड है तो कौन डिसाइड करेगा, तो बोला एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर सकता है। और सेकंड कहता है कि जब आपको क्लियर ही नहीं हो सक रहा है उस डिग्री की कॉपी को देखकर, डिग्री को देखकर कि कौन सी प्रॉपर्टी को डिसाइड करना है, किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है, तो वो उसको कर सकता है। तो सेक्शन 47 टोटल 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, और किस केस में वो डिग्री को डिटरमाइन भी किया जा सकता है। देन आता है आपके पास, तो यहाँ पे सेक्शन 47 खत्म। तो नंबर 1 जनरल 36 से 37, नंबर 2 पढ़ा कौन सा कोड कराएगा 38 से 46, और देन आता 47 क्वेश्चन डिटरमाइन करना। अब आता है 46 के साथ हम लोग लिख सकते हैं सेक्शन नंबर 99A। जो सेक्शन नंबर 99A है आपका, वो बताता है इसके अपील की बात करता है, तो आप 99A लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिमिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन। रिपील हो गया है, नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए 48 क्या है, क्योंकि अगर नंबरिंग का क्वेश्चन आ गया और रिपील आपने नहीं पढ़ा तो गड़बड़ क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको डाउट होगा ये सेक्शन कौन सा था, तो अगर सारे सेक्शन याद है तो आप इजी वे में उसको कर सकते हैं, इसलिए हम बीच में इसको स्किप नहीं करके। अब आता है 5 कहता है ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर 2 सेक्शन कहता है, सेक्शन 49 कहता है ट्रांसफरी। जब कभी भी आप किसी भी राइट को ट्रांसफर करते हो तो उसके पास ट्रांसफरी के पास क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हो जाती है, तो बोला ट्रांसफरी के पास वही राइट्स हो जाते हैं, वही ड्यूटीज हो जाती हैं कि जैसे वो पर्सन खुद ही है। किसके अगेंस्ट, डिग्री होल्डर के अगेंस्ट। तो 49 के तहत ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके पास ये ट्रांसफरी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब आप टोपा एक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारी चीजें इससे से रिलेटेड आती है। तो ये ट्रांसफरी हमारे लिए काम का है। साथ ही साथ अगर इजमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ट्रांसफरी था, जो भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट एडीजे के एग्जाम में आज भी काम आता है। तो ट्रांसफरी में एक लाइन लिखी हुई है आपकी कि जब कभी भी किसी मैटर को ट्रांसफर किया जाता है, डिग्री को ट्रांसफर किया जाता है, जो जजमेंट डेटर है उसके वो सारे राइट्स हो जाते हैं किसके अगेंस्ट, डिग्री होल्डर के अगेंस्ट। यदि वो होता तो उसके वो सर्वाइव करता। अब आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में 2 बातें हमें याद करनी है, नंबर 1 और नंबर 2। सेक्शन 50 का जो नंबर 1 सबसेक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके कहने पर कोर्ट पे आएगा। मान लीजिए जजमेंट डेटर मर गया, जजमेंट डेटर मर गया। अब जजमेंट डेटर मर गया तो उसके घर वालों को तो टेंशन खत्म कि गया, अब हमारे कोर्ट के ऊपर कोई केस नहीं है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, हमें कोर्ट में नहीं जाना है। तो देन क्या करोगे, तो गर्ज किसकी हुई, तो डिग्री होल्डर की। तो नंबर 1 में अंडरलाइन कीजिए, डिग्री होल्डर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि जजमेंट डेटर के रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट में बुलाया जाए। नंबर 2 कहता है कि जो आपका जजमेंट डेटर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये कितना लायबल होगा एग्जीक्यूशन कराने के लिए, तो बोला उतना ही लायबल होगा जितना उसके हैंड्स में आया है। और यहाँ पे एक और चीज अंडरलाइन कीजिए, अगर उसने समय रहते उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके फादर के मरने के बाद 10 बीघा जमीन मिली, उसको नहीं पता था कि इस 10 बीघा जमीन पर कोई ड्यू है, और उसने विद इन 1 मंथ में इसको बेच दिया, और 6 महीने बाद कोर्ट का ऑर्डर आपके पास आया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसने ड्यूली आगे ट्रांसफर नहीं कर दी, गुड फेथ में कर दी है तो जयराम जी की, लेकिन जहां उसने जानबूझ के ट्रांसफर की, उसको सब कुछ पता था लेकिन उसने फ्रॉड करने के लिए किया, कोर्ट को डिले करने के लिए किया, तो वहां पर ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा नंबर 2 वाला, क्योंकि जनरली आप लोग नहीं देखते उस चीज को, तो 2 आप लोगों को देखना है। देन आता है आपके पास, यहाँ एक और टॉपिक हमारा खत्म होता है। देन आते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो पहला टॉपिक जनरल 36 से 37, देन कौन सा कोर्ट करवाएगा एग्जीक्यूट 38 से 46। देन आता है क्वेश्चन को डिटरमाइन करना पड़ेगा, जैसे एग्जीक्यूशन करने जाओगे वैसे क्वेश्चंस रेज होंगे। 47 उसके लिए एक लिमिट होती है, 48 जो अब खत्म कर दी गई है। देन आता है ट्रांसफर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आता है आपके पास 49 और 50 को रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के लिए हम यहाँ पर एक सेक्शन लिखते हैं। कौन सा सेक्शन लिखेंगे, 2 का 11। याद आ गया सबको, हु इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या लिखेंगे, 2 का 11 कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। देन चलते हैं हम लोग अगले में, और अगला कहता है आपका, क्या कहता है अगला आपका, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन ऑन द तो क्या बात करते हैं, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आ गए हम लोग वापस सेक्शन 51 और 52
54 में क्या कहता है, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन 51 एंड टू 54। आरजेएस मेन का क्वेश्चन है आपका पूरा 6 नंबर का कि क्या क्या प्रोसीजर होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो बोला एग्जीक्यूशन के लिए ये क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, तो 51 की टाइटल लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है 51। और 51 कहता है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। अब न्यायालय के पास क्या क्या पावर है निष्पादन कराने के लिए, तो लिखिए निष्पादन कराने के लिए न्यायालय की शक्तियां। पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या पावर होगी, तो आते हैं नंबर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 51 को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बात करता है प्रॉपर्टी की और दूसरी बात करता है मनी की। आपके इसे पॉइंट नहीं है, पॉइंट बना लीजिए आप। जो पहला पैराग्राफ है उसको बना लीजिए नंबर 1 और जो प्रोवाइडेड आता है उसको बना लीजिए नंबर 2। जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिख लीजिए प्रॉपर्टी के केस में और जो प्रोवाइडेड है उसमें लिख दीजिए मनी के केस में। अब प्रॉपर्टी को करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी को हमें लेना ही पड़ेगा। तो नंबर 1 आपको कहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को डिलीवर करा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी का पोजीशन आपसे ले लेंगे और अगर आप नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरा हथियार है, हम अटैचमेंट कर लेंगे और देन उसका सेल करवा देंगे। मनी से बात आती है, यहाँ पर मनी की क्या बात करता है, तो भैया आप मनी दे दीजिए। अगर आप मनी नहीं देते हैं तो हम आपको अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। हम आपको अरेस्ट करके अंदर कैसे डालेंगे, तो अंडरलाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 58। अब आती है, अगर आप पैसे दे देते हो, आप जैसे पैसे दे दोगे हम आपको छोड़ देंगे। अगर पार्टली पेमेंट करते हो तो पार्टली हम आपको अंदर रखेंगे, पार्टली हम आपको छोड़ देंगे। ये कहता है सेक्शन नंबर 51। तो सेक्शन में 51 कहता है क्या क्या पार हो सकती है। अब फिर से आ गए हमारे पास सेक्शन 52 और 52 कहता है फिर से रिप्रेजेंटेटिव। किसकी बात करता है 52, फिर से रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। तो आता है आपके पास सेक्शन नंबर 52 और 52 कहता है रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री का एग्जीक्यूशन। क्या कहता है, डिक्री का एग्जीक्यूशन अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब एक बात देखिए मेरी बात, तो सेक्शन 52 और सेक्शन 50 में फिर अंतर क्या है। क्या सवाल पूछा मैंने, सेक्शन 52 और सेक्शन 50 में फिर अंतर क्या है। यहां बात करते हैं सेक्शन 50 की और सेक्शन 50 भी लिखा तो फिर मैं तो एक और सेक्शन लिखूंगी 2 का 11। क्यों लिखा है 3 सेक्शन, बात हम 52 की कर रहे हैं, मैंने 50 भी यहां पर लिख दिया और साथ ही साथ मैंने 2 का 11 लिख लिया। तो अभी तक हम 3 प्रोविजन पढ़ चुके हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। अब मेरा अगला सवाल है 50 एंड 52 में अंतर क्या है। 50 कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ेगा, कौन निमंत्रण भेजिएगा, कि सब डिग्री होल्डर भेजिएगा। और नंबर 2 कहता है कि कितना लाइबल होगा, कि सब जितनी उसके हाथ में आई है। तो 52 में मैं क्या करा रही हूं, तो 52 कहता है रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना। एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, कोर्ट जाएगा उसके पास, उसको बुलाएगा कोर्ट और उसको कहेगा तो प्रॉपर्टी दे, वो होती है तो वो दे देगा, नहीं है तो कहता साहब मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी आई नहीं। तो सब सेक्शन नंबर 2 कहता है अच्छा तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं आई, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है तुम उसका मुझे हिसाब दे दो कि ये प्रॉपर्टी तुमने कहां से अर्न की। अगर रिप्रेजेंटेटिव उस प्रॉपर्टी का क्लियरली अकाउंट नहीं दे पाता है तो कोर्ट ये डीम्ड करेगा कि प्रॉपर्टी वही है जो उसको रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर मिली है। अब उस प्रॉपर्टी पर उसको लायबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब कभी भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो और कहीं से आपकी 10 बीघा जमीन आती है तो कागजात तैयार रखना अपने, क्योंकि अन्यथा आपकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें काउंट कर ली जाएगी। तो देखो 50 हमें बताता है रिप्रेजेंटेटिव कितना लायबल होगा और 52 कहता है अब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। तो ये डिफरेंट है। तो अब तक हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव 3 जगह पढ़ लिया, एक पढ़ा हमने 2 के 11 में, दूसरा पढ़ा हमने 50 में और तीसरा पढ़ा हमने 52 में। अब आता है सेक्शन नंबर 53। अब आता है सेक्शन, तो 51 कहता है कोर्ट क्या क्या करवा सकता है, 52 कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव और 53 लिखे प्रेतक संपत्ति। क्या कहते हैं इसको, प्रेतक संपत्ति की लायबिलिटी। और हम सबको पता है प्रेतक संपत्ति की लायबिलिटी उतनी होगी जितनी उसके हक में आती है। कफन दफन का खर्चा निकाल दिया जाएगा, फिर बाकी जो बचेगा वो दे दिया जाएगा। और सेक्शन 54 कहता है जब कभी भी किसी प्रॉपर्टी को अगर कोई भी डिवाइड करना है, अटैचमेंट करना है
तो सबसे पहले कलेक्टर साहब क्या करेंगे, उस एसिड का विभाजन के लिए काम करेगा। तो आता है 54 का आपका आंसर बाय कलेक्टर। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे 54 का आपका आंसर आता है संपत्ति का विभाजन या अंश को अलग अलग कौन करेगा, तो 54 क्या लिखिए बाय कलेक्टर द्वारा। ये आपका आंसर खत्म होता है। तो अभी भी मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 51 से 54 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट में आएगा। एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, 51 को आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ मनी। 52 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा। 53 कहता है प्रत्यक्ष संपत्ति है तो कितना लाइबिलिटी होगी, और 54 कहता है अगर उसका पार्टीशन कराना है तो बाय कलेक्टर कराएगा। क्यों बाय कलेक्टर कराएगा, क्योंकि उसमें से जो रेवेन्यू ड्यू है पहले रेवेन्यू निकाला जाएगा, तो कलेक्टर उसको प्रोसीड करेगा। तो हमने क्या देखा, नंबर 1 जनरल, नंबर 2 कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा, नंबर 3 क्वेश्चन का डिटरमाइन करना, नंबर 4 लिमिट्स, नंबर 5 ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और नंबर 6 हमने कहा एग्जीक्यूशन। अब आता नंबर 7, एग्जीक्यूशन कराने जाओगे तो क्या वो आदमी मान जाएगा, क्या जजमेंट डेटर कहेगा यस सर आइए साहब ले जाए साहब, कभी नहीं कहेगा। तो वो क्या करेगा, रोड़े अटकाएगा, परेशानियां करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो बोला साहब उसको अरेस्ट एंड डिटेंशन करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका पास 7 अरेस्ट एंड डिटेंशन। कहां से कहां तक, 55 से 59 तक। फिर से एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आइए सेक्शन 55। सेक्शन 55 हम सबको पता है क्या कहता है सेक्शन 55। तो कहा कि सब जो सेक्शन 55 है वो बताता है कि आप एग्जीक्यूशन कभी भी करा सकते हैं। क्या वर्ड बोला, आप जो है एग्जीक्यूशन कराने के लिए उसको अरेस्ट कभी भी कर सकते हैं। वाह ठीक है साहब, कभी भी कर लेंगे। तो आता है सेक्शन 55। अब आपको बता दें, पहले पढ़ाते फिर आपसे कुछ पूछते हैं। सेक्शन 55 में का आप उसको अरेस्ट कभी भी कर सकते हैं और अरेस्ट करके उसको सिविल जेल में भेज दिया जाएगा। अब आता प्रोवाइडेड नंबर 1। इसमें देखो चार प्रोवाइडेड, उसको लगा लीजिए 1 2 3 4, याद करना आसान रहेगा। नंबर 1 कहता है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनरेज आप अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या कहा, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज आप जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां आप मुझे अंदर जाने नहीं देते हो, या मैं अंदर चली गई आप मुझे बाहर आने नहीं देते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको तोड़ के अंदर जा सकती हूँ और तोड़ के भी अंदर बाहर आ सकती हूँ। नंबर 3 प्रोवाइडेड नंबर 3 पर्दाशीन महिला, एक ऐसी महिला जो हमारे कस्टम और यूजर्स की वजह से लोगों के सामने नहीं आती है, तो वहां उसको निकलने का हटने का समय दिया जाएगा और देन आप तभी उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। और नंबर 4 कहता है कि जजमेंट डेटर अगर पैसा दे देता है, खर्चा दे देता है, तो हमें अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 के अंदर हमारे पास 4 प्रोवाइडेड थे जो हमें बताता है। अब नंबर 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करने में खतरा हो सकता है, मार्केट में हिंसा फैल सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करने से मना कर सकती है। तो नंबर 2 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मना कर सकती है। और नंबर 3 कहता है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, नंबर 3, अब देखिए क्या बात है हमारे सिविल सीपीसी के अंदर। कोर्ट कहता है देख भाई तेरे ऊपर इतने सारे पैसे ड्यू है, तू चाहे तो अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवा ले। अगर तू इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करा देता है और तेरे पास कोई प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है, तो तू सीधा सीधा बच जाएगा। तो कितना सारा फायदा हो गया, कोर्ट खुद अवेयर करता है कि तुम इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवा दो। और 4th वन कहता है अगर वो एग्री कर देता है कि यस मैं अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवाने के लिए तैयार हूं, तो कितने टाइम के अंदर करना पड़ेगा, लिखिए 1 मंथ। क्या लिखेंगे हम, 1 मंथ। यहां से हमारे प्री का सवाल बनता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन मेन का तो है ही है, लेकिन प्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे आता है 1 मंथ। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 56, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका प्री का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन इतने बढ़िया होते हैं जो हमें रट्टे हुए होते हैं। रट्टे हुए कैसे होते हैं, हमने डीम्ड कर लिया इसका यही आंसर है, वो कुछ भी पूछता है हमारा आंसर 56 ही होता है। क्या होता है, इसमें एक वर्ड लिखा है कि अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, किसी भी पर्सन को धन के मामले में मनी से रिलेटेड महिला को अरेस्ट नहीं करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डिक्री आती है तो महिला को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मनी सूट है और मनी डिक्री जो है किसी फीमेल के अगेंस्ट आ गई तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनना, 56 के अंदर सिर्फ मनी सूट के एग्जीक्यूशन में महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसके अदर देन डिक्री का एग्जीक्यूशन है तो महिला को अरेस्ट किया जा सकता है। तो यह आपका प्री का क्वेश्चन। देन आता है 57 कहता है, पता होगा आप सबको 57 क्या कहता है। 57 आपसे कहता है, ऐसे लिख तो बिगड़ जाएगा। 57 कहता है कि जब आप किसी डिफेंडेंट को सिविल जेल में भिजवा देते हो
तो उसको पूरा जीवन बता आपको देना पड़ेगा, वो कैसे रहता है, क्या रहता है। अगर आप किसी ऐसे सज्जन इंसान को डलवाते हो जो बहुत सुविधा में रहता है तो उसके लिए एसी भी लगानी पड़ेगी आपको। तो क्या कहते हैं, सिविल प्रिजन में भेजने के लिए सारा अलाउंसेस भी आपको ही देने पड़ेंगे। और देन आता 58, सेक्शन 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या कहता है, इतनी देर हमने पढ़ी, अरेस्ट करेंगे, डिटेंशन करेंगे, अरेस्ट करेंगे, डिटेंशन कितने टाइम तक करेंगे। तो 58 कहता है कि जहां कोई मनी सूट ऐसा है जो 5000 रुपये से ज्यादा है, कितना का, 5001 से अधिक है, तो हम आपको भेजेंगे पूरे 3 मंथ। कितने महीने अंदर भेजेंगे हम आपको, तो बोला हम आपको भेजेंगे पूरे 3 महीने। तो आता है आपके पास पहला, इन केस ऑफ 5000 एक्सीडिंग 5000 तो आता है 3 मंथ। दूसरा कहता है इन केस ऑफ 2000 से ज्यादा और 5000 से कम तो भेजेंगे आपको 6 वीक्स। क्या कहा मैंने, 6 वीक्स। तो 5000 से अधिक 3 मंथ और अन्यथा 6 वीक्स। इसका मतलब 2000 से कम में क्या है, कुछ बोला ही नहीं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है 1A के अंदर एक्सप्लेनेशन में कि अगर जहां कोई भी मैटर 2000 रुपए से कम का है तो वहां पे कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हमारी सिविल जेल कितनी है, 3 मंथ है। इसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम, जब कभी भी जजमेंट से पहले हम लोगों को जो है आपको अरेस्ट करना होता है, अटैचमेंट करना होता है, और वहां पर रोड़े अटकाते हो तो वहां 6 महीने है। ऑर्डर नंबर 38 पढ़ेंगे, वहां 6 मंथ है। अदर देन आपकी मैक्सिमम कितनी होती है सिविल प्रिजन, 3 मंथ। अब आइए सीआरपीसी में। सीआरपीसी का ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसमें भी कहा गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ ही दी जाएगी। सीआरपीसी का ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो कहता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 मंथ ही दी जाएगी। तो सीआरपीसी का आपका प्रोविजन आता है समरी ट्रायल। कौन सी ट्रायल आती है, समरी ट्रायल। तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे समरी ट्रायल। और समरी ट्रायल में कहां दी गई हमारी समरी ट्रायल, तो हम लिखेंगे सीआरपीसी सेक्शन नंबर 260 से 265। और जब 260 265 पढ़ोगे तो वहां आता है 263 और इसमें लिखा है कितना, 3 मंथ। अब इसको याद भी ऐसे ही कर लो, 3 में 3 मंथ, 62 में सही है ना, 62। सीआरपीसी सेक्शन नंबर 260 से लेके 265, जिसका प्रोविजन नंबर 262 है और जिसमें लिखा आपके पास 3 मंथ। तो ये आपको बताना चाहिए कि वहां पे कितना दिया हुआ है, 3 मंथ दिया हुआ है। तो हमने क्या 2 चीजें पढ़ी। सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड की वजह से, हम सॉरी। करते कंटिन्यू हम इसको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। और 59 कहता है बंदा बीमार है तो क्या करेंगे, तो बंदा बीमार है तो बंदे को जेल में डाल के भी क्या करेंगे। तो 59 कहता है जब तक बंदा बीमार है उसको छोड़ देते हैं, जैसे बंदा ठीक हो जाएगा उसको वापस लेके आ जाएंगे, फिर से जेल में डाल देंगे। तो हमने क्या प्रोविजन देखा, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन कहां से कहां तक देखा, 55 से लेके 59 तक देखा। और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चन भी बनते हैं। देन आता है हमारे पास फाइनली हम करेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट बड़ा अजीब सवाल है, हमारा किसी से अटैचमेंट हो जाना और कोर्ट का प्रॉपर्टी से अटैचमेंट हो जाना, और अटैचमेंट नहीं हो तो काम नहीं चलता है क्योंकि भाई साहब तो पैसा देने के लिए है नहीं। हाँ 262 मैंने इसको करेक्ट कर लिया था, इसका आंसर 262 है, राइट। सेक्शन 60 एडजस्टमेंट का 8 नंबर का क्वेश्चन है, किन प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है, किन का नहीं। एलएलबी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं अभी देख रहे हैं हमें, उनके लिए भी 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अटैचमेंट होगा, किस प्रॉपर्टी का, किसका नहीं होगा। तो इसका जो पहला पैराग्राफ बताता है उसके अंदर कुछ आपको दे रखे हैं लगभग 20 पॉइंट्स, और वो कहता है ये 20 तरह की चीजें हैं जिनका अटैचमेंट हो सकता है। और उसके नीचे कुछ दे रखे हैं, वो कहता है इन का अटैचमेंट नहीं होता है। उसमें एक चीज लिखी है मंगलसूत्र की, कहता है महिलाओं के उन चीजों को अटैचमेंट नहीं किया जाएगा जो धर्म से जुड़ी हुई है। तो कई बार मैं कहती हूँ ठीक है ना, मैं काम करती हूँ 10 किलो सोने का एक मंगलसूत्र बना लेती हूँ और पहन के बैठ जाती हूँ, कम से कम उसका अटैचमेंट तो कभी नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है, 10 किलो मंगलसूत्र के लिए मुझे 2 लोगों को रखना पड़ेगा जो उसको पकड़ के रखें, बट ये अच्छी चीज है ना, हम अपना सोना सेव करके रख सकते हैं, हम अपनी मनी सेव करके रख सकते हैं। यहाँ जो हमारे लिए काम की चीजें सेक्शन 60 में जो हमारा प्री का क्वेश्चन है, और वो कहता है मेंटेनेंस और अदर देन मेंटेनेंस। अगर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है और उसकी सैलरी को अटैचमेंट करना है अदर देन मेंटेनेंस के मैटर में, तो क्या होगा। तो बोला स्टार्टिंग का 1000 और लास्ट का 2/3 छोड़ दिया जाएगा और बाकी का अटैचमेंट किया जा सकता है।
और हम बात करते हैं मेंटेनेंस के रिलेटेड, तो बोला उसकी सैलरी का 1/3 छोड़ा जाएगा तो वो अपना सर्वाइव कर सके, बाकी का अटैचमेंट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारे प्री के जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, जब अदर देन की बात आएगी मेंटेनेंस तो 1000 और 2/3, तो बचा क्या पीछे 1/3, वो उसके अंदर चला जाएगा। इस दो का आप अंडरलाइन कर लीजिए। यादव जी आप क्या लिखे हैं एक बार जरूर इसको देखिएगा। हम लॉ पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर केस करने में समय नहीं लगेगा, मुझे ध्यान रखिएगा। आप लॉ की ज्ञाता आपके सामने खड़े हैं, तो यादव जी आप थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखिए ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो आपके साथ, ठीक है, और मुझे भी पुलिस तक ना जाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 61, तो 60 इज क्लियर। यहाँ हमारा काम का साल था 61। सेक्शन नंबर 61 हमारा कहता है कि किस चीज की बात करता है, तो देखिए सेक्शन नंबर 61 कहता है हमारा कृषि उपज को भागता छूट यानी एग्रीकल्चर मैटर। तो 61 कहता है हम एग्रीकल्चर मैटर में हम आपको बेनिफिट देंगे। तो 60 हो गया, 61 कहता है एग्रीकल्चर में हम आपको पार्टली बेनिफिट देंगे, क्योंकि आपको भी तो सर्वाइव करना है, आपको भी तो जीना है, तो हम उसमें आपको बेनिफिट देंगे। 62 कहता है हम आपके घर में से चीजें ले आएंगे। तो घर में से जब चीज लेते हैं तो उसको वर्ड आता है सीज। क्या करेंगे, सीज कर लेंगे, घर आ सकते हैं। अगर हमें कोई लगता है कि अटैचमेंट करना और उनको लेके सेल आउट करके हम पैसे दे सकते हैं, तो आपके घर में भी प्रवेश करके ले सकते हैं। सेम वही प्रोसीडिंग चलेगी घर में प्रवेश करने के लिए जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 55 में। हम घर में आ सकते हैं, चीजें ले सकते हैं, लेंगे तो उसकी लिस्ट बना के आपको दे देंगे। फिर आता है हमारे पास 63 एंड 64। 62 होगा, 63 कहता है जब आपकी प्रॉपर्टी कई सारे कोर्ट्स में आती है तो फिर कौन उसका अटैचमेंट करेगा। तो आपने एक सेक्शन भी पढ़ा था, सेक्शन नंबर 17, सेवरल कोर्ट्स। क्या पढ़ा था, सेवरल कोर्ट्स। तो एक काम कीजिए 63 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 17। तो अब देखो आपका मैटर सेवरल कोर्ट्स में आता है तो उसका अटैचमेंट कैसे किया जा सकता है, तो कोई एक भी करके बाकी से उसको दे सकता है दूसरे कोर्ट को, या फिर एक के पास जुरिडिक्शन दिया जा सकता है। 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है आपका। और 64 आपसे कहता है, क्या कहता है 64 आपसे, 64 आपसे कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो चुका है, क्या कहा, अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो चुका है, अटैचमेंट के बाद भी आप उसको प्राइवेटली ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर का इफेक्ट कैसा होगा, लिखिए वॉइड होगा। ये आपका फिर से प्री का क्वेश्चन है। सेक्शन 64, किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो चुका है, अटैचमेंट के बाद भी अगर आप उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट होगा वॉइड, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एक बात याद करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा एक्ट की। टोपा एक्ट कहता है सेक्शन 52 इज द लिस्ट पेंडेंसी। जब कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके, तो ट्रांसफर किया जा सकता है कंसेंट ऑफ कोर्ट और परमिशन ऑफ कोर्ट। बट जहां अटैचमेंट हो गया है उसके बाद आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन हम पढ़ते हैं सेल 65 से 67। 65 कहता है परचेजर के क्या क्या राइट्स होंगे, और 66 रिपील हो गया। 67 फिर से आपका प्री का क्वेश्चन है कि जब कभी भी यहाँ पे सेल करना है, आपको विक्रय करना है अटैचमेंट के बाद, तो उस विक्रय के लिए रूल कौन बनाएगा, लिखिए बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाएगा, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारे लिए काम का है। देन जो 10 पॉइंट है, डेलीगेटेड पावर ऑफ कलेक्टर, सबसे बढ़िया, बिल्कुल काम का नहीं है और बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, पूरे छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने, क्योंकि रिपील हो चुका है। अब यहाँ एक सवाल आ जाता है मेरा, हमेशा सवाल आता है, यहाँ पे एक नंबरिंग लिखी है 68 से 72। आप इससे जो एमपीजीएस का प्रिपरेशन करता है उसके लिए ये 68 से 72 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेम ऐसा ही प्रोविजन हम एक और एक्ट में पढ़ते हैं और वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट का ये बात कहां से कहां तक दी गई है। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहां से कहां तक दिया गया है, तो देखिए वो भी 68 से 72 है और ये भी 68 से 72 है। क्लियर, तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए, क्या लिखेंगे हम इसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 68 टू 72, और ये आपको हमेशा याद रहेगा। देखो रिपील वाली चीजें में पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबरिंग आ गया कोई क्वेश्चन का तो आपको कम से ये तो हो गया ये सेक्शन रिपील है, ये रिपील है, तो ये इसका आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको चारों चीजों को पता होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही सीधा पता हो रहेगा आपको। तो 68 से 74 की बात करता है। देन आते हैं हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जिसका जितना हिस्सा उतना हम बांट देंगे। क्या बताता है ये? हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ पढ़ते हैं कि एक प्रॉपर्टी अनेक उसके ऑनर होते हैं, या एक बंदे एक प्रॉपर्टी को हमने 4 लोगों के बीच में रखा है, चारों लोग केस जीत जाते हैं चारों लोग, तो क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। तो किसको कितना मिलेगा? तो बोला जिसने जितना हिस्सा लगाया उसको उतना मिलेगा। तो 73 कहता है जिसका जितना हिस्सा होगा उनको अपने अपने हिस्से का मिलेगा। मान लीजिए एक 10 बीघा जमीन थी, ठीक है, 4 भाइयों की थी, एक की 3 बीघा थी, एक की 4 बीघा थी, एक की 2 बीघा थी और एक की थी। तो ये आपके पास 4 भाई थे। तो जब उनका पास डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो इसी अनुपात में होगा जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है। अब आता है सेक्शन 74। सेक्शन 74 एडजस्टमेंट 2017-18 का क्वेश्चन था कि जब कभी भी किसी भी डिग्री का एग्जीक्यूशन कराने जाते हैं और वहाँ पे रेसिस्ट किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है, तो प्रतिषेध करने वाले पर्सन को कितनी सजा दी जाएगी? तो आपके पास आता है 30 डेज। कितनी दी जाएगी? 30 डेज। और इसके साथ रीड करते हैं ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 97। आज जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये फिर से आपको पढ़ना है। 30 डेज के लिए क्या जाएगा? कहाँ पढ़ते हैं ये बात? तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 74 में। और कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 97 में। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने एग्जीक्यूशन को क्या किया? हमने एग्जीक्यूशन को डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? तो प्रीवियस हमारा भाग था 10, देन 11 और 12। हमने एग्जीक्यूशन को इजी करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया? 12 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया हमारा 12। सबसे पहले हमने क्या किया? जनरल प्रोविजन देखे। कहाँ से कहाँ तक देखे? सेक्शन नंबर 36 से लेके 37 तक। जब 36 से 37 हो गया तो देन हमने क्या किया? तो नंबर 2 कहता है हमने उस कोर्ट को ढूंढा जो कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा। कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? सेक्शन नंबर 38 से लेके 46 तक। जैसे कोर्ट एग्जीक्यूशन कराने जाते हैं तो उसके सामने प्रश्नों की भरमार हो जाती है, तो उसको क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा सेक्शन 47 में। ये क्वेश्चन का डिटरमाइन कितने टाइम में करेगा? कि साहब एक लिमिट थी जो अब नहीं रही 48 में। तो बोला किसके अगेंस्ट कर सकता है? तो बोला ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 49 से 50। जब वो सब मिल गए तो फाइनली हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करते हैं? 51 से लेके 54 तक। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते ही कि सामने वाला मान जाएगा? नहीं मानेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरेस्ट एंड डिटेंशन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 55 से लेके 59 तक। जैसे हमने आपको अरेस्ट और डिटेंशन किया तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? अटैचमेंट। कहाँ से कहाँ तक अटैच करेंगे? सेक्शन 60 से लेके 64 तक। प्रॉपर्टी को अटैच करके रखना थोड़ी है, हमें तो एग्जीक्यूट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोला उसको सेल करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक करनी पड़ेगी? 65 से लेके 67 तक। सेल कौन करता है? कि साहब कलेक्टर साहब करते हैं। कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं? अपनी पावर को डेलीकेट भी कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 68 से लेके 72 तक। अब जब कलेक्टर ने सेल कराई तो आया हुआ पैसा क्या करेंगे? तो बोला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर कोई रोड़े अटकाता है तो सब क्या हो जाएगा? तो बोला उसको रेसिस्ट करता है तो 30 दिन के लिए हम जेल भेज देंगे। तो देखा कितना इजी हो गया पार्ट नंबर 2 और कितना जल्दी आपको याद हो गया सेक्शन 36 से 74। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और हम करेंगे अगले पार्ट को। हम कल नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे, आपको रिकॉल करके आइएगा। हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर करेंगे हम एक साथ, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट करेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। तो हम करेंगे पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6। मीनिंग ऑफ 75 टू 95। अगर आप घर से पहले से इसको रीड करके बैठेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम तक आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको एक बार रिकॉल करा दिए जाए। अगर आप उसको अधिक से अधिक बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। तो आज के लिए धन्यवाद।